सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री भरत भाई और निसर्गोपचार के सभी कार्यकर्तागण, अधिकारीगण और सभी पार्टिसिपेंट्स, सबको नमस्कार। तो जैसा अभी श्री भरत भाई ने कहा कि निसर्गोपचार से तो हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। जब मैं बड़ौदा में 12 साल था तब तो बहुत घनिष्ठता से हम लोग मिले थे और वहां पर निसर्गोपचार का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लिया है कई बार। तो इसलिए जब भी भरत भाई अनुरोध करते हैं तो मैं ना नहीं कह सकता, उनका अधिकार है हम पर। तो इसीलिए आज जब ये वेबिनार हो रहा है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के भाग के अंतिम चरण के रूप में, तो आज का विषय रखा गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड होलिस्टिक हेल्थ। तो आप लोगों ने, मैंने देखा आप लोगों ने कई विषयों पर सब चर्चाएं सुन ली है। तो अब तक आपको इतना तो पता लग ही गया कि होलिस्टिक हेल्थ किसको बोलते हैं। कि यह जो सर्वांगी स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, यह भी इतना ही महत्व का है। तो और उससे अधिक बढ़कर के हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक जो हमारी स्थिति, उसका भी इसके साथ कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि उस आध्यात्मिक उन्नति का जो असर है, उसकी जो असर है वो हमारी मानसिक स्थिति पर होती है और मानसिक स्थिति की असर होती है शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो अभी ये इस्टेब्लिश फैक्ट हो गया कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। यदि शरीर अस्वस्थ रहता है तो हमको चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपने देखा होगा, आपको कॉमन कोल्ड तो बहुत कॉमन है और वो तो जाती नहीं है। कोई कोई मजाक में बोलता है कि भाई आपको सर्दी हो गई है तो आप दवाई ले लीजिए, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, सर्दी ठीक हो जाएगी 1 हफ्ते में। और यदि दवाई नहीं लूंगा तो 7 दिन लगेंगे। अभी आपको जो करना हो करो। तो अभी आपने देखा होगा, सर्दी होती है तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाता है। जो हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी असर होने से मन पर उसकी असर होती है। और बहुत सारी रिसर्च होकर के देखा गया कि मन की असर शारीरिक स्वास्थ्य पर होती है। तो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, ये एसोसिएट प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने 25 वर्षों तक रिसर्च की कि यदि कोई नियमित रूप से ध्यान करता है और उससे उसको मन की शांति मिलती है तो उसकी असर ब्लड प्रेशर पर क्या होती है। तब उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं, नियमित रूप से यदि ध्यान किया जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी असर ब्लड प्रेशर बीपी पर पड़ती है। तो उन्होंने उस पर पुस्तक प्रकाशित की, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने भी कई पुस्तकें लिखी रिसर्च करके, द परफेक्ट हेल्थ, द एडलेस बॉडी एंड द टाइमलेस माइंड, द क्वांटम हीलिंग। ये सब पुस्तकों के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की असर कितनी अधिक शारीरिक स्वास्थ्य पर होती है और किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करके शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि विशेष करके अमेरिका जैसे देशों में, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में भी ध्यान और योग के पीछे लोग इतने पागल हैं। एक समाचार आइटम आया था, अमेरिकन गोइंग गागा और योगा। ये योग के पीछे पागल हो रहे हैं। ध्यान, करोड़ों लोग वहां पर ध्यान नियमित रूप से कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये नहीं कि ये लोग सभी ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं या एनलाइटनमेंट चाहते हैं। उसमें से अधिकांश लोग शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखा कि
मेडिटेशन करने से बीपी कम हो जाता है। तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे फिर बाद में वो लोग ध्यान का महत्व और भी समझेंगे, और ध्यान के दूसरे उपाय, दूसरे भी उनको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे बाद में, जो भी होगा। तो ये अभी जो ध्यान वगैरह कर रहे हैं उसका एक कारण यह भी है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर उसकी असर होती है। तो डॉक्टर डीन ऑर्निश की किताब जब प्रकाशित हुई, रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, और उसके ऊपर उन्होंने कोर्स भी किया, 15 दिन का एक शॉर्ट टर्म कोर्स। वो कोर्स करने के बाद देखा गया कई लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ। तो ये अमेरिका में ये जो ट्रेंड आया ध्यान का, कैसे आया कि जब इन्होंने देखा इंश्योरेंस कंपनियों ने कि जो लोग डीन ऑर्निश का प्रोग्राम करते हैं तो उनका वो जो उसमें ध्यान वगैरह का की प्रक्रिया बताई जाती है, और डाइट कंट्रोल, किस प्रकार से भोजन को ठीक से परिमित और किस प्रकार का भोजन लिया जाए, उसके ऊपर भी उन लोग की उसकी यह रिसर्च होती है। उसके अनुसार वो कार्यक्रम होता है। तो इसके कारण बहुत सारे बाईपास सर्जरी बाईपास हो गई। एक हमारे परिचित डॉक्टर थे, पहले सुरेंद्र नगर में रहते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बाद में फिर उनके पुत्र चले गए पुणे, तो वो भी उनके साथ चले गए रिटायरमेंट के बाद। तो उनको जब पता लगा, कई वर्षों पूर्व की बात है, जब मैं राजकोट में था, तो वहां से फिर मुझे कहीं वो हैदराबाद जाना था किसी कार्यक्रम के लिए। तो उस समय तो प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, ट्रेन में ही सब जाया करते थे। तो ट्रेन में जब मैं जाने वाला था, उनको पता पड़ा, तो उन्होंने मुझे यह कहा कि मम्मी जी, आप तो ट्रेन में जाएंगे तो बीच में पूना आएगा, तो बहुत साल से हम मिले नहीं, तो मेरी इच्छा है कि मैं रेलवे स्टेशन में आऊं, आपसे मिलूं। बोला अवश्य, मुझे भी प्रसन्नता होगी आपसे मिल करके। शाम को 7 बजे आती है ट्रेन, वहां पर 15 मिनट रुकती है, उस समय हम लोग मिल लेंगे 10-15 मिनट। तो सब तय हो गया। फिर जब निकलने का समय आ गया, उस समय करीब 15-20 दिन पहले उनका फोन आया कि स्वामी जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा स्टेशन में, क्योंकि मैं कल ही गया था, मेरा बॉडी चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा कि आपको अर्जेंटली बाईपास सर्जरी करनी होगी, और इसलिए मेरा उस जिस दिन वहां होगा उस दिन मैं तो हॉस्पिटल में रहूंगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाइए पहले, आ, उसके बाद हम मिलेंगे आराम से। अब फिर जैसे मैंने तो सोच ही लिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आराम से बैठा था। अचानक देखा डॉक्टर वहां पुणे स्टेशन में हाजिर हो गए। अरे बोले डॉक्टर, यू वर सपोज टू बी इन द हॉस्पिटल। बोले आप तो हॉस्पिटल में रहने वाले थे। बोले हाँ, सब कुछ तय हो गया था, डेट भी सर्जरी की तय हो गई थी। फिर ये डॉक्टर डीन ऑर्निश की किताब मेरे हाथ में आई, रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज। फिर मैंने उसका कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद फिर से मैंने चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा भाई आपका तो सब ठीक हो गया, तो अभी आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो बाईपास सर्जरी बाईपास हो गई। तो बाईपास सर्जरी बाईपास हो जाती है, ये सब देख करके इंश्योरेंस कंपनियों ने कह दिया कि जो भी इंश्योरेंस चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको पहले डी नॉर्मिस का कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उसके कारण कई लोग डाइट कंट्रोल और मेडिटेशन में चले गए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। ऐसे करके अमेरिका में ये बहुत ज्यादा प्रख्यात हो गया ध्यान और ये सब टेक्निक्स। तो जो भी है, ये मेंटल हेल्थ इज ए वेरी बिग इश्यू नाउ। आज शारीरिक स्वास्थ्य के बदले भी उसके बनिस्बत उसके बजाय मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई सारे विश्व में, न केवल डेवलपिंग कंट्रीज में, मच मोर सो इन डेवलप्ड कंट्रीज। यहां तक कि अमेरिका, जिसको तो बहुत बड़ा विकसित देश है, वहां पर उन लोगों ने कहा 22% अमेरिकन आर रेगुलरली गोइंग टू ए साइकेट्रिस्ट। प्रत्येक परिवार में औसतन कम से कम एक व्यक्ति वो साइकेट्रिस्ट पर जाता है। ऐसे डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन वाले आप लेंगे तो 40% हो जाएंगे सारे विश्व में। उसमें अमेरिका में भी 40% हो जाएंगे। भारत में भी कम से कम उसी प्रकार का फिगर अभी आ रहा है।
परंतु 22% तो ऐसे हैं जो रेगुलरली साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं इन अमेरिका में। यहाँ पर हमारे यहाँ भारतवर्ष में अभी भी वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने का थोड़ा सा यह उनकी जैसे चलन नहीं है, क्योंकि एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है, तो इसलिए फिर नहीं जाते हैं। परंतु दे आर ऑल सफरिंग, कोई ना कोई माइल्ड डिप्रेशन से तो कई लोग उस भुगत रहे हैं। तो 57.8 मिलियन पीपल इन अमेरिका आर रेगुलरली गोइंग टू साइकेट्रिस्ट, ऐसे फिगर कहते हैं। तो यह जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री अभी इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वेलनेस इंडस्ट्री एंड हैप्पीनेस इंडस्ट्री हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड। $4.2 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स। $4.2 ट्रिलियन मतलब 5.3% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, ये सब केवल वेलनेस इंडस्ट्री के आसपास है। उसमें योग है, ध्यान की कक्षाएं हैं, उसकी मेट्स हैं, योगा मेट्स हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनकी किताबें छपती है, सुसाइड पर जो किताबें छप रही है, बहुत सारे सुसाइड आगे बढ़ रहे हैं। एवरी 40 सेकेंड्स 1 पर्सन इन द वर्ल्ड इज कमिटिंग सुसाइड। प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और ये भारत में 1/3 पूरे संसार के हैं, वो तो भारत के हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी अधिक है तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा यहीं भी रहेंगे, पॉपुलेशन भी सबसे अधिक है। तो ये ट्रेंड जो है आत्महत्या का सब जगह बढ़ रहा है। और ये आत्महत्या के बारे में कई पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। डेरेक हम्फ्रीज की किताब है, अमेरिका में प्रकाशित हुई, किताब का नाम है फाइनल एक्सिट, बहुत बिकी। क्या लिखा है उसमें? हाउ टू कमिट सुसाइड, कैसे आत्महत्या करना, उसके विभिन्न नुस्खे बताएं। अमेरिका की वो बेस्ट सेलर किताब हुई। जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम क्या है? द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या के बारे में संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाली। 3.5 लाख प्रतियां बिक गई एक साल में। और कुछ लोग तो पुस्तक हाथ में लेकर के आत्महत्या करने लग गए, आत्महत्या कर लिए। फिर फ्रांस की जो किताब है बेस्ट सेलर किताब, उसका नाम है सुसाइड यूजर्स मैनुअल। तो आप सोच सकते हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, हम तो ऐसा सोचते थे कि भाई जहां जितना पैसा होगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जहां जितना पैसा होगा वहां सुख ज्यादा होगा, शांति ज्यादा होगी, आनंद ज्यादा होगा। पर ऐसी बात नहीं है। जब ये देखते हैं सुसाइड के और मेंटल पेशेंट के जो हम आंकड़े देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश जहाँ पे पैसा ज्यादा है लोगों के पास, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां तो ज्यादा सुसाइड हो रही है, मेंटल पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन ज्यादा आ रहा है। तो ये मेंटल हेल्थ जो है, हम जब होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो फिजिकल और मेंटल दोनों की बात करेंगे। पर मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग ए मच मच ग्रेटर एंड मच वर्स इश्यू। उसका क्वांटम अभी बहुत बढ़ गया, शायद पहले था पर हम समझ नहीं पाए थे। पर अभी जो विभिन्न परिस्थितियां आई है, ये सब का कारण है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। तो होलिस्टिक हेल्थ का जो मानसिक हेल्थ का स्वास्थ्य जो का भाग है, वो हमारे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। स्ट्रेस के कारण ही ये सब मानसिक ये डिप्रेशन वगैरह होता है। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन जब बढ़ते जाता है, पहले तो उसमें माइल्ड रहता है, उसके बाद में वो डिप्रेशन जब बढ़ता जाता है फिर क्रॉनिक होते जाता है, फिर क्रॉनिक डिजीज के बाद में फिर वो आत्महत्या में परिणित होता है, या सिज्नोफ्रेनिया में परिणित होता है, मेंटल पेशेंट के रूप में परिणित होता है। तो ये सब का कारण जो है, ये सब है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आ जाता है वो, उस डिप्रेशन कारण। ये सब होता है स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है हमारे शरीर में रखी गई है, कि जब भी बाहर के या अंदर के शरीर या मन में कुछ ऐसे अपोजिंग फोर्सेस आते हैं, कुछ चैलेंजिंग फोर्सेस आते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे शरीर में और हमारे मन में उसका रिएक्शन आता है। ये रिएक्शन ही स्ट्रेस है। तो ये रिएक्शन, स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं है। स्ट्रेस दो प्रकार के, एक यू स्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस। तो
आपने देखा होगा कि कब चैलेंजिंग टास्क जब आ जाती है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। परंतु वही स्ट्रेस यदि ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा चिंता आ जाए, एंजाइटी आ जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है चिंता में। और वो स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो एक लेवल तक आप देखेंगे, ग्राफ आप देखेंगे, जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतनी इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। परंतु एक लेवल के बाद जब स्ट्रेस और बढ़ेगा, मानसिक तनाव ज्यादा हो जाएगा, तब एनर्जी लेवल कम होते जाएगा और फिर तो जीरो लेवल तक भी आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, फिर सुसाइड आ जाएगा, यदि आपका स्ट्रेस बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी है। तो पहला कुछ पोर्शन है उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, अच्छा स्ट्रेस बोलते हैं। वो अच्छा स्ट्रेस इसलिए कि आप देखेंगे, मान लो कोई विद्यार्थी है, तो कोई विद्यार्थी 12th साइंस में है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो उसका जो इफिशिएंसी लेवल एकदम डाउन हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। फिर दूसरा है 12th आर्ट्स में है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके पिताजी माताजी को स्ट्रेस है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं, वो फिल्म देखता रहता है, अपना रात दिन अपना वीडियो देखता रहता है, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहने से उसमें सिंसियरिटी होगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आवश्यक है और वो अच्छा है, उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। और उसके ऊपर जब जाता है स्ट्रेस लेवल तो उसको हम डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रेस इज नॉट गुड। डिस्ट्रेस विल लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल डिजीजेस एंड फिजिकल डिजीजेस। और इसीलिए हम लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे रिसर्चेस हो रही है। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उसमें ये हो गया कि एक रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ 2018 में, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, यहाँ उसमें ये पेपर छपा है। आर्टिकल का नाम है कोपिंग विथ इलनेस इंसाइट्स फ्रॉम द भगवत गीता। उसमें ये कहा है इस आर्टिकल में कि गीता के विभिन्न श्लोकों के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से हम हमारी जो डायबिटीज वगैरह की जो जो डिजीज हैं, जो लाइफस्टाइल रोग जिसको बोलते हैं, उनको उनका उनको सामना कैसे कर सकते हैं। गीता में से कुछ श्लोक दिए गए, उसमें जो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है उसके कारण, वो स्ट्रेस के कारण जो हमारे विभिन्न विभिन्न लाइफस्टाइल डिजीज के कारण जो स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से उन्होंने यह दर्शाया कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होने के बाद हम ये लाइफस्टाइल डिजीज को भी अच्छी तरह ओवरकम कर सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। ये उसमें इस रिसर्च पेपर में कहा गया। तो इस प्रकार की कई रिसर्च हो रही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और मानसिक स्वास्थ्य या लाइफस्टाइल डिजीजेस, इन सब का क्या कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ मूलभूत बातें एक पीपीटी के द्वारा देखेंगे, उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट को कुछ मंत्रों के बारे में देखेंगे और फिर आगे की चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेक्स्ट। तो ये मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, जैसा अभी हमने कहा, ये बहुत ही महत्व का अभी विषय बन गया है आधुनिक युग में, क्योंकि कई प्रकार से स्ट्रेस आते हैं। उसका एक कारण यह है कि विश्व बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ गया और वैश्वीकरण आ गया। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि कंपटीशन भी बढ़ गई है, और भी बहुत सारे फैक्टर आ गए, लिबरलाइजेशन आ गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ गया,
उसके कारण भी कंपटीशन बढ़ रही है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति है, आदर विल परफॉर्म और पेरिश। कई कंपनियों ऐसा बोल देते हैं, यदि आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो फिर बाद में कहाँ क्यों क्या करेगा बेचारा, परिवारजनों को कैसे संभालेगा। फिर सुसाइड उसके पास एकमात्र रास्ता रह जाता है, ऐसा वो सोचता है, जो कि गलत सोच है। तो जो भी होगा, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। अभी सारे पूरी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के स्ट्रेस उनके जीवन में आ रहा है। और इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू हैव होलिस्टिक हेल्थ, यू मस्ट हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट। तो एक तो ग्रॉस कंज्यूमरिज्म है। उसका कारण क्या है? कंज्यूमरिज्म आ गया, उपभोक्तावाद एक बड़ा राक्षस आ गया हमारे समाज में। पहले डेवलप्ड कंट्री में आया, विकसित देशों में आया, अमेरिका, यूरोप में, अभी हमारे यहाँ भारत में भी आ गया। उसका नाम है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया। उसके कारण फिर एफ्लुएंजा आ जाता है, एफ्लुएंजा नाम का रोग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक नया शब्द दे दिया, एफ्लुएंजा। एफ्लुएंजा मतलब क्या होता है? ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, इन्फ्लुएंजा तो हम लोग को होता है कभी कभी, ये एफ्लुएंजा है, एफ्लुएंट लोगों को होता है, मतलब जो बहुत पैसे वाले हैं उनको होता है। तो ये उसमें अभी अमेरिका में वहां के जो अभिभावक गण हैं उन लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई, क्योंकि वहां के बच्चे जो हैं वे एफ्लुएंजा के शिकार हो रहे हैं। एफ्लुएंजा क्या है? कि जो पैसे वाले रहते हैं वो आपस में एक दूसरे की कंपटीशन करते हैं। मतलब स्कूल में गए तो उसने मान लो 5,000 रुपए का जूता पहना है, तो दूसरे ने कहा मेरा तो 10,000 का है, उसने कहा मेरा 15,000 का है। तो उसको और भी 15,000 का जूता चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा चाहिए। एक जूते हैं तो दो चाहिए, एक मोबाइल है तो दो चाहिए, और कार चाहिए, और ये चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इस प्रकार से और ये आगे आगे उनको उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। और जितनी वस्तुएं ज्यादा आती है उतनी उनकी उसका असंतोष बढ़ता जाता है। दे बिकम प्रे ऑफ नुगिन न्यूरोसिस, ये रोग उनको हो जाता है। उसके कारण फिर वहां भी यदि वे उसको कंट्रोल नहीं करते तो उसके बाद में सिज्नोफ्रेनिक हो जाते हैं, फिर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में सुसाइड करते हैं, ऐसे कई बच्चे। तो ये एफ्लुएंजा बहुत बड़े स्केल में आ रहा है, आ गया अमेरिका में, अभी भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है। भारत में भले हमारे यहाँ 40 करीब 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, तो वो भी एफ्लुएंजा के शिकार हो रहे हैं। अभी अभी एक बड़ा विचित्र एक केस आया सामने कि कहीं हरियाणा में या उसी जगह पर, उसी के आसपास कहीं पर, कोई एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। तो उसके लड़के का बर्थडे था। तो उसने कहा था पापा मुझे बर्थडे में गिफ्ट चाहिए। बोले जरूर बेटा तुमको दूंगा मैं। बोले नहीं, मुझे तो जागुआर कार चाहिए। तो पिताजी ने क्या किया कि उसने जागुआर कार के बदले मर्सिडीज बेंज कार वो उसको गिफ्ट में दी। लड़के को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि वो जो मर्सिडीज बेंज कार को उसने समुद्र में फेंक दिया। और ये न्यूज चली गई अमेरिका में। तो अमेरिका में माता पिता लोग बोलते थे, अभी तक बच्चों को हम लोग ये बोलते थे कि देखो खाना थोड़ा जूठा मत छोड़ना, भारत में बेचारे बच्चे लोगों को खाने नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बोलते थे। अभी बच्चों को बोल रहे हैं देखो अच्छी तरह मैथमेटिक्स सीखो, नहीं तो ये गूगल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट सभी में भारतीय लोग आ रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर बाद में क्या होगा? बिना नौकरी नहीं मिलेगी तो उन लोग जो मर्सिडीज बेंज को समुद्र में फेंक रहे हैं, वो मर्सिडीज बेंज को तुमको चलाना पड़ेगा इधर अमेरिका में। तो ये तो मजाक के तौर पर उन्होंने कहा, पर कहने का मतलब क्या है कि ये एफ्लुएंजा भारत में भी कुछ लोगों के भीतर में आ गया है। तो ये एफ्लुएंजा के शिकार हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म एंड एफ्लुएंजा। ये दो के कारण और भी स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और जैसा हमने कहा कि सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर कैपिटल इनकम है, वहां ये स्ट्रेस लेवल जरा ज्यादा ही है। हम सोचते थे कि भाई वहां तो पैसा ज्यादा है तो वहां तो कम से कम स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पर उनका स्ट्रेस लेवल और भी ज्यादा है। तो ये स्ट्रेस कैसे आता है? तो उसके दो मुख्य फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। बाहर के
कारण और अंदर के कारण। तो एक्सटर्नल फैक्टर में देखते हैं कि तीन, उसको हम लोग विभाजित, तीन भागों में विभाजित कर। एक तो हम संस्था में जो काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो उसके वहां पर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके भी कई कारण हैं। या दूसरा है परिवार में। परिवार में झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में झगड़ा, परिवारजनों में झगड़ा होता रहता है, बहुत सारे उसके कारण हैं, उसके कारण स्ट्रेस होता है। और एक कम्युनिटी, कम्युनिटी के कारण भी स्ट्रेस होता है। आप जिस कम्युनिटी में हैं, वो कम्युनिटी के कुछ नियम वगैरह हैं, उसका पालन नहीं होता है, या फिर कम्युनिटी में आपकी बेइज्जती होता ही, बेइज्जती हो जाएगी, इस प्रकार का डर रहता है। ऐसे कई प्रकार के कारण रहते हैं। तो ये तीन ब्रॉड हमने उसमें किया, बाहर के जो विभाजित किए, जो उसमें बाह्य कारण। अब अंतर के कारण देखते हैं। तो पहले एक्सटर्नल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस देखें, तो मान लो कोई संस्था में आप हैं तो ओवरलोड कभी कभी हो जाता है। फिर डेडलाइन प्रेशर, इतने दिन में तक में आपको इतना टारगेट पूरा करना पड़ेगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेस टेंशन आ जाता है बहुत। फिर कभी कभी बॉस जरा ज्यादा ही डिमांडिंग होता है। फिर कभी नॉन परफॉर्मिंग जूनियर्स, तो अभी आपको तो वो काम पूरा करना है, पर आपके जूनियर आपको कोऑपरेट नहीं करते। फिर कॉम्पिटिटिव पीयर्स, जो आपके सहयोगी हैं, वो आपसे जिलेसी करते हैं, या आपके साथ कंपटीशन करते हैं, आपकी तुलना करते हैं। फिर एक्सेसिव टूरिंग के कारण भी कभी कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी कंपनियों में, कंपनी का ऐसा कोई जॉब रहता है, विशेष करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ऐसे रहते हैं जिनको सच हमेशा ट्रैवलिंग ही करना पड़ता है, ट्रैवलिंग उनका मेन बिजनेस है मानो, तो उसके कारण भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। परिवार में स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, तो परिवारजनों के बीच में यदि सहकार की भावना नहीं रही और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की भावना न रही, तो झगड़े होते रहते हैं। ये झगड़े कभी कभी कलह के रूप में परिणत हो जाते हैं, बहुत बड़ा कलह हो जाता है। सगे भाई के बीच में बहुत कलह होता है, कम से कम। और केवल भाई के साथ भी मान लो अलग हो गए, और सास और बहू के झगड़े के कारण सास से भी आग अलग हो गए, तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं। बच्चों के साथ माता पिता के, माता पिता के साथ बच्चों के होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप जो आ गई है। बहुत बड़ी जनरेशन गैप आ गई है। ये पहले भी थी, पर अभी बहुत बढ़ गई। तो एल्विन टॉफलर ने द फ्यूचर शॉक नाम की किताब लिखी थी बहुत वर्षों पूर्व। उन्होंने कहा था, द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सेलरेटेड स्पीड दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। पूरा जो समाज, जो पर इतने जल्दी से हमारा समाज बदल रहा है, इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। ये शॉक को एब्जॉर्ब करना बहुत कठिन होगा, यही बात आज आ गई है। इतने जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं कि अभी ये जनरेशन गैप, पहले तो 50-100 साल का गैप रहता था जनरेशन गैप, अभी तो मुश्किल से 5 साल का भी नहीं रहा। हमारे यहाँ हम लोग स्वामी विवेकानंद की बर्थडे में, उनके जन्मदिन पर हम लोग बहुत प्रकार की प्रतियोगिता करते हैं हर साल। राजकोट में 54 साल से, और कई सेंटर में ये होती है। तो राजकोट में भी हम लोग 54 साल से मान लो कर रहे हैं। तो प्रति वर्ष वो दिसंबर में होती है प्रतियोगिता। तो उसमें स्पीच कंपटीशन भी होती है, दूसरी भी है, कई प्रकार की कंपटीशन है। वो कंपटीशन में बाद में हम लोग अवार्ड देते हैं, अवार्ड में स्वामी विवेकानंद की किताब देते हैं, और जो कंपटीशन होती है वो भी स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित रहती है। तो एकमात्र उसका यह उद्देश्य यही है कि किसी भी बहाने विद्यार्थी लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ें और उससे अपने चरित्र का निर्माण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो वहां पर हमारे यहाँ एक विद्यार्थिनी थी, वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी में पढ़ती थी। उसको हर साल फर्स्ट प्राइज मिलता था, वो बहुत अच्छे लेक्चर देती थी। और वो खास करके बोलती थी, जनरेशन गैप के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर देती। बोले आजकल के माता पिता लोग, अभिभावक लोग बच्चों को समझते नहीं है, इसी कारण ये जनरेशन गैप बढ़ रही है। अब हुआ ऐसा, उसने एमएससी कर लिया, उसके बाद उसी कॉलेज में उसको प्रोफेसर की जॉब मिल गई। उसके बाद वो विद्यार्थिनी ग्रुप से मेरे पास आया करती थी। उसके 2-3 साल बाद प्रोफेसर बनने के बाद फिर एक बार जब आई, तो उसने कहा, महाराज मैं खुद ही लेक्चर देती थी जनरेशन गैप पे ऊपर। अभी मेरी विद्यार्थिनी कल आके मुझे बोलती, मैडम आप हमको नहीं समझ सकेंगे, जनरेशन गैप हो गई है।
अब बोलिए, जो पहले बोलती थी विद्यार्थिनी थी, वो बोलती थी कि जनरेशन गैप है, अपने प्रोफेसर को बोलती थी, माता पिता को बोलती थी। अभी वही प्रोफेसर हो गई तो उसकी स्टूडेंट उसको बोलती है जनरेशन गैप है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, द होल सोसाइटी इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एट सच एन एक्सीलरेटेड स्पीड दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। बहुत जल्दी जल्दी जनरेशन बदल रही है, और उसके कारण जनरेशन गैप जल्दी और बढ़ रही है। इसलिए माता पिता और बच्चों के बारे में, कितने माता पिता हमारे पास आते हैं, एक ही बात बोलते हैं, आजकल के बच्चे लोग बात ही नहीं सुनते हैं, मोस्ट डिसोबीडियंट है। और बच्चे लोग जब आकर एक ही बात बोलते हैं कि हमारे को, हमको घर में कोई समझता नहीं, समझना चाहता भी नहीं, उनकी भी खुद अपनी कहानी है। तो ये जो जनरेशन गैप, ये बहुत बड़ी गैप है। तो इसके कारण भी स्ट्रेस आता है परिवार में, जब परिवार में जब शांति नहीं रहती है, परिवार में सुलह नहीं रहता है, परिवार में हार्मोनी नहीं रहती है, तो नेचुरली उसके स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर कम्युनिटी, तो कई बहुत प्रकार के सोशल कमिटमेंट्स रहते हैं। अभी इतनी जगह से आप वहां पर गए, उसकी यहाँ शादी, इसकी शादी, उसका वहां पर है, इसका रिसेप्शन है, और इतनी सारी शादियां होती रहती, फिर कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, उसके लिए गिफ्ट ले जाना, उसका ये करना, ये सब कमिटमेंट्स को ठीक रखने के लिए। और नई कमिटमेंट रखते हैं, नई सोशलाइजेशन ठीक से नहीं करते हैं, तो उसके कारण कम्युनिटी से हम लोग अलग हो जाते हैं, इसका डर रहता है, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। तो ये भी बहुत सारे कारण कम्युनिटी के कारण भी होते हैं। फिर इंटरनल फैक्टर्स, अंदर के जो हमारे परिवार परिमार, जो हमारे जो अंदर के फैक्टर्स हैं, भीतर के, बाहर का कोई अभी आपका समस्या नहीं भी हो, ये भीतर में हमारी बहुत सारी समस्याएं, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लोभ, एंगर, क्रोध, ये भीतर से आ रहा है। तो इसके कारण भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट कैसा है स्ट्रेस का, कि जब बाहर के फिजिकल और मेंटल प्रेशर आता है, चाहे वो मेंटल प्रेशर भी हो सकता है या फिजिकल प्रेशर भी हो सकता है। मान लो आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है, आपको इतने समय में इतना काम करना ही पड़ेगा, जाना ही है, वहां भी जाना ही है, वहां भी जाना ही है, ये इसको बोलते हैं फिजिकल प्रेशर। और दूसरा है मेंटल प्रेशर, कि अंदर से कोई समस्या आ गई, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो उसके कारण वो प्रेशर जो उसको ओवरकम करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारी सिस्टम, हमारे शरीर में, तो ज्यादा रक्त फिर उसको ब्रेन में लगता है। तो ये लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो इससे क्या होता है, जब ब्लड वहां, तो आएगा कहां से ब्लड, एक्सेसिव ब्लड देना पड़ेगा ब्रेन को, क्योंकि वो अभी स्ट्रेस में है। तो या तो वो लीवर से आएगा या हार्ट से आएगा। तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू अदर ऑर्गन्स, उसके कारण वो सफर होते हैं। और डिजीज ऑफ साइकोसोमेटिक नेचर, ये सब रोग आना शुरू हो जाते हैं जब ये स्ट्रेस लेवल ज्यादा ज्यादा करके स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, और ये फिजिकल, और ये हमारे ब्लड में ब्रेन चला जाता है। तो जहां से जाता है वहां का प्रॉब्लम होता है, पेट से गया तो पेट में अल्सर होता है, हार्ट से गया तो हार्ट प्रॉब्लम होता है। तो ये विच इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो तनाव, तनाव के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ये सब साइकोसोमेटिक नेचर के डिजीज आ जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज आ जाते हैं। फिर एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया तो फिर वो स्ट्रेन में हो जाता है, उस स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाता है, उसकी फिर असर शरीर पर आ जाती है। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ बोथ गोज डाउन। तो हमारी होलिस्टिक हेल्थ जो फिजिकल और मानसिक से बनी हुई है, फिजिकल मेंटल, ये पूरा हमारा सर्वांगी जो स्वास्थ्य है, ये पूरा गिर जाता है यदि हम स्ट्रेस को ठीक से मैनेज न करें। पहले यदि नहीं करेंगे तो स्ट्रेन में जाएगा, तो स्ट्रेन यदि स्ट्रेन तक चला गया, स्ट्रेन यदि हो गया शरीर पर, तो स्ट्रेन, तो फिर शरीर को अस्वस्थ होना ही है। तो अभी स्ट्रेस का मेंटल एस्पेक्ट हम लें, तो उसमें कंट्रोलिंग इमोशंस, हमारी जो भावनाओं का हमको नियंत्रित करना पड़ेगा, जिसको हमारी भाषा में, मॉडर्न साइंस की भाषा में ईक्यू बोलते हैं। तो अभी मैं साइंटिस्ट लोग बोलते हैं IQ, EQ, SQ, ये तीनों आवश्यक है हमारे जीवन में। IQ है इंटेलिजेंस क्वोशंट, EQ इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमैन ने 1991 में, 1991 में खोज करके निकाला कि EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। And the latest discovery of the modern science is SQ, spiritual quotient.
जहाँ की डाना जोआ ने अपनी किताब है एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहाँ उन्होंने कहा कि न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, from every point of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. What is SQ? SQ will tell you why to play the game of life. What is the purpose of life? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं? क्या हमें लेकर ये जाना है? किस मिशन के साथ हम यहाँ पर आए हैं? हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये सब एसक्यू हमको बताएगा। और ईक्यू हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की हमारी कैपेसिटी बताएगी। तो आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू तीनों आवश्यक है। तो ये स्ट्रेस जो मेंटल एस्पेक्ट है, उसमें कंट्रोलिंग इमोशंस, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और फिर क्या होता है कि यदि हम भावनाओं को ठीक से प्रशमित न कर सकें, तो ये जो भावनाएं हैं वो हम यदि उसको ठीक से उसको मैनेज न कर सके, तो क्या होता है, हमारे अचेतन मन में वो चली जाती भावनाएं। मान लो क्रोध की भावना या बदले लेने की भावना, ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर वहां जाकर के वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो अचेतन मन का स्ट्रेस और भी ज्यादा खतरनाक है। तो दो प्रकार से हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक है क्यूरेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन होने से क्या होता है कि क्योर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑलवेज वी शुड प्रीफर प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। पर एनीवे, जब स्ट्रेस आ ही गया, आपने प्रिवेंशन नहीं किया है, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं, तो क्यूरेटिव कैसे कर सकते हैं? क्यूरेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका देखते हैं। तो क्यूरेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी दो प्रकार के हैं। एक तो शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी। तो टेम्पररी है वो क्यूरेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। चार मेथड है जो कि नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट लोग सजेस्ट करते हैं। एक है फाइट मेथड, या लोग उसको एडॉप्ट करते हैं। एक है फाइट मेथड। फाइट मेथड मतलब अभी आपको स्ट्रेस से जूझना है, स्ट्रेस आ ही गया है, अभी स्ट्रेस आ गया जीवन में, तनाव बहुत है, तो एक उसका उपाय बताते हैं साइकोलॉजिस्ट लोग कि आप मेडिसिन लीजिए, ट्रैंकुलाइजर लीजिए, उससे नींद आ जाएगी, उससे आपके मन को मन प्रशमित हो जाएगा। तो ये ट्रैंकुलाइजर लेना या मेडिसिन लेना, ये एक प्रकार का ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेथड शॉर्ट टर्म उन्होंने बताया साइकोलॉजिस्ट लोगों ने। दूसरा है फ्लाइट मेथड। फ्लाइट मतलब आप कहीं पर भग जाइए, जिस सिचुएशन में है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कुछ दिनों के लिए आप वेकेशन ले लीजिए, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फैमिली के साथ बाहर निकल जाइए घूमने के लिए, या एक ही दिन के लिए पिकनिक पे चलिए, कुछ भी होगा उस स्थान को परित्याग कर दीजिए जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तीसरा है सब्जुगेशन, टेकिंग अल्कोहल एटसेट्रा, ड्रग्स एटसेट्रा। ये बहुत खराब मेथड है। कई लोग उसको एडॉप्ट करते हैं जब बहुत मन में स्ट्रेस आता है, मन में बड़ा दुख होता है। उस दुख को ओवरकम करने के लिए फिर लोग ये शराब पीना शुरू करते हैं। शराब का बात ऐसी है कि पहले थोड़ी सी लेते हैं, फिर ज्यादा लेते जाते हैं, फिर उसमें भी नशा नहीं थे तो और ज्यादा लेते जाते हैं, फिर उससे नहीं होता तो ड्रग लेते हैं, ड्रग में भी फिर और वो ड्रग लेने से नहीं होता तो उससे ज्यादा पावरफुल ड्रग लेते हैं, फिर उससे ज्यादा पावरफुल लेते हैं, फिर वो ड्रग इतनी कॉस्टली हो जाती, हीरोइन वगैरह मिलती नहीं है, तो उसके लिए फिर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं। ये सब क्रिमिनल्स जो पूरे क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कि वो लोग मन में अशांत है, स्ट्रेस लेवल ठीक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण बहुत खास करके आजकल जो हमारे विद्यार्थी लोग, बड़ी दुखद बात है, बड़ी ही ट्रेजिक बात है, बड़ी दुखद बात है कि अभी ड्रग एडिक्शन अभी तक अमेरिका वगैरह यूरोप में डेवलप्ड कंट्री में था, भारत में बहुत बड़ी स्केल में आ गया। उसका एक कारण यह भी है कि कई देश हमारी आर्थिक जो उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं, जानबूझ करके बहुत सारा ड्रग यहाँ पर भेज रहे हैं, और बहुत सारा डेलिबरेटली हमारे विद्यार्थियों को ड्रग एडिक्शन करा रहे हैं, और देखा देखी कई विद्यार्थी करते हैं। दूसरा, आजकल ब्रेकअप जल्दी हो जाता है, ब्रेकअप की बड़ी समस्या है, प्रेम करते हैं टूट जाता है, उसके कारण दुखी जब हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये शराब पी करके या ड्रग लेकर के अपने दुख को भूलो। दुख को भूलने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा ही खतरनाक रास्ता लोग अख्तियार करते हैं, उसको नहीं करना चाह पाए।
और इसीलिए आज हमारी युवा पीढ़ी पूरी खत्म हो रही है। और अभी यदि सरकार ने और समाज ने यदि जल्दी से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, तो हमको रास्ते पर केवल मेंटल पेशेंट मिलेंगे और आत्महत्या का रेट बहुत बढ़ने वाला है यदि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। फिर वेंटिंग आउट इनर फीलिंग्स, अभी एक और मेथड बता रहे हैं मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट लोग। वो क्या है, बोलते देखो भाई ये क्या हो रहा है, क्यों स्ट्रेस आ रहा है, मालूम है आपको कि आपके मन में जो भावनाएं है उसको आपने व्यक्त कर नहीं किया, तो वो क्या होती, भावना जो है वो भीतर में सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वहां पर वो वहां पर वो स्ट्रेस क्रिएट करती है, स्ट्रेन क्रिएट करती है, उसके कारण सब समस्या होती है। तो आपको भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए, तो उससे वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। अरे भैया, पर मैं यदि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। क्यों? मेरा बॉस जब अपने घर से निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने उसको बहुत कोसा, बहुत डांटा। अब पत्नी को तो कुछ बोल नहीं पाया, वो आकर के हम पर जबरदस्ती, बिना हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम पर जबरदस्ती हमको बहुत डांटना शुरू कर दिया। और हमको भी ऐसा लगा अब इसको तो वी मस्ट पे बैक इन द सेम कॉइन, अब इसको भी पूरा उत्तर देना चाहिए। पर क्या करें, यदि उत्तर हम देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमारी नौकरी जाएगी। तो हम इस भावनाओं को अपने मन में कुंठित करके रख देते हैं, तो उसके कारण स्ट्रेस होता है। तो साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, नहीं भैया, भावनाओं को व्यक्त कर दो। अरे भैया, मैं भावनाओं को व्यक्त करूंगा, मेरी नौकरी जाएगी, उसका क्या? बोले देखो, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक समाधान हम ढूंढ लिए हैं। आप बाजार में जाओ, वुडू डॉल्स खरीद लो। वुडू डॉल्स है, पंचिंग बैग्स है, उसको ले लो, और हेड डायरीज मिलेगी, उसको ले लो, और वुडू डॉल से उसके साथ पिन भी मिलेगी। फिर अपने घर में आ जाओ, रूम बंद कर दो, रूम के बारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, टेबल पर वुडू डॉल को रख दो, और उसमें नाम लिख दो अपने बॉस का, या अपनी पत्नी का, या अपने हस्बैंड का, या अपने जिस अपने जो शत्रु है जिसके ऊपर तुमको गुस्सा उतारना है, उसका नाम लिख दो। फिर पिन 3 प्रकार की है। ब्लैक पिन है, उसको मारो ब्लैक पिन से, इंजर कर हो जाएगा। और यदि सीरियसली इंजर करना है तो ब्लू पिन भी है। और यदि आपको बॉस को मर्डर करना है, रेड पिन है। रेड पिन से आपने जैसे ही किया, वो बॉस मर्डर हो जाएगा। बॉस मर्डर हो गया तो आपको एक फिर तो बहुत बहुत शांति मिलेगी, फिर आपको ट्रैंक्विलाइजर की भी जरूरत नहीं, एकदम अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि बॉस तो मर गया, अब कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि दूसरे दिन आप जब गए ऑफिस में, फिर से वो बॉस वही कुर्सी पर बैठा है, फिर से वही फायरिंग कर रहा है। तो ये सब टेम्परेरी मेथड है। हेड डायरीज में आप जो जो कुछ गाली नहीं दे पाए, वो अपनी डायरी में लिख लो, उसको बताना नहीं किसी को, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हेड डायरीज बोलते हैं उसको। या पंचिंग बैग, पंचिंग बैग आती, मारो, बहुत मारो, मारना है ना जिसको मारना है, तो पंचिंग बैग उसका नाम लिख के खूब मारो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना थोड़ा गुस्सा उतार दो। ऐसे ये सब टेम्परेरी मेथड है। नेक्स्ट, फिर परमानेंट मेथड ये है, वो परमानेंट मेथड जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, उसके बारे में हम सोचते हैं। उसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज लेवल पे हो सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट लेवल पे हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज लेवल पे लोग, अभी कई संस्थाएं, कई कंपनियां, शिकागो बेस्ड रिसर्च कॉर्पोरेशन ने कहा कि 40% ऑफ द कंपनीज आर हैविंग रेगुलर कोर्सेज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो रेगुलर कोर्सेज जो हो रहे हैं अमेरिका में 40%, भारत में भी अभी शुरू हो गए कई प्रकार के कोर्सेज। इसमें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं वो लोग, फिर कोर्सेज और मेडिटेशन टेक्निक भी करते हैं, विपश्यना शिविर में भी अपने अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं, काउंसलिंग सेशन कराते हैं, एक काउंसलर भी रख लेते हैं अभी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी काउंसलर रखने की अभी प्रथा चली आई है, चल रही है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट लेवल में लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, मेडिटेशन, कॉम्बिनेशन 4 योगा, ये सब बहुत ज्यादा महत्व के हैं यदि आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, कि भविष्य में भी आपको स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस आया नहीं है, पर स्ट्रेस आप उड़ा, आप तनाव को, आपके जीवन में तनाव न आए, उसका प्रयत्न करना सबसे अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? लाइफ मैनेजमेंट, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने जीवन का मैनेजमेंट करना।
जीवन की व्यवस्था करना, हमारे जीवन का उद्देश्य ये जान करके हमारे जीवन का लक्ष्य को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को, उसमें दैनिक जीवन में अपनी सुख शांति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या बहुत आवश्यक है। तो जल्दी उठना सुबह बहुत आवश्यक है, यदि हो सके तो जल्दी उठना चाहिए। फिर एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे भोजन करना, इतने बजे ऑफिस जाना। ये पूरा एक रूटीन होने से हमारा जीवन नियमित होता है। जीवन नियमित होता है तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है, हमारा जीवन भी नियंत्रित हो जाता है। तो ये लाइफ मैनेजमेंट के कई उपाय हैं, उसके विस्तृत चर्चा में भी नहीं जा रहे हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्व है। टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बोथ आर कोरिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें होनी देखनी पड़ती है, वो टाइम हमारा नहीं रहता, उस समय कम टाइम में आपको मैनेज करना है सब चीजें, इसी कारण स्ट्रेस आता है। तो टाइम मैनेजमेंट यदि आपने ठीक से नहीं किया तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आना ही है। तो टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग टॉपिक, वेरी बिग सब्जेक्ट। उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं जाएंगे। संक्षेप में कहें तो टाइम मैनेज नथिंग मोर देन सेटिंग अप प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। आपके पास आपकी जितनी एक्टिविटीज है, आपके जितने जितने कार्य हैं, उनको चार भागों में आप बांट लीजिए। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दूसरा अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, चौथा नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। जो चौथा है नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, उसको इलिमिनेट कर दो, उसको सबसे लास्ट में रखो। समय रहेगा तो करना है। सबसे पहले ऐसा काम करना है जो सबसे ज्यादा अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट ही। इन कार्यों को पहले, और हो सके तो सुबह ही उसको कर डालो। और ये 80-20 का रूल है कि 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय 20% ऑफ द एक्टिविटीज। आप 20% ऑफ द एक्टिविटीज को आप कंट्रोल कर लेंगे तो 80% आपका आउटपुट कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए ये जान करके जो महत्व की बातें हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। कौन सी चीज ज्यादा आवश्यक है उसी को आप पहले करिए, उसी में टाइम दीजिए। कितनी सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे तो मिलेगा जिन एक्टिविटीज को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा रीडर डाइजेस्ट में आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था, छोटा सा ये न्यू आइटम था कि सपोजिंग देयर इज अ बैंक विच गिव्स यू 86,400 रुपीज एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपके अकाउंट में 86,400 रुपया जमा करता है एक बैंक, पर उसका कंडीशन ये है, उसकी कंडीशन कि इट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। आज का रुपया आपको आज खर्च करना है, नेक्स्ट डे आपको फिर से 86,400 रुपीज आपके अकाउंट में जमा होगा, पर आज का रुपया आपने बचा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी रुपी, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं। तो इसका नाम है टाइम डिपॉजिट। हर एक के अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा होते हैं, 24 घंटा सबको मिलता है। चाहे महात्मा गांधी को इतने ही मिलता था, विनोबा भावे को भी उतना ही मिलता था, हमको भी इतना ही मिलता है, स्वामी विवेकानंद को भी उतना ही मिलता है, उसी में सब काम करते थे वो लोग। तो ये 24 घंटे का हम कैसा उपयोग करते हैं उसके ऊपर सारा दारोमदार है टाइम मैनेजमेंट। 86,400 सेकंड में एक भी सेकंड हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम बिना प्लान के चला जाए। हर एक चीज के लिए आप प्लान रखें, इतना सेकंड हमको किताब पढ़ना, इतना सेकंड हमको मेडिटेशन करना, इतना इतना सेकंड हम लोग को काम करना, इतना सेकंड में हमारा खाना पीना सोना हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट इज सेटिंग अप द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। सेकंड, फिक्स्ड रूटीन विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द टाइम बेटर। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ माइंड। ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया अभी, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। पहले तो वो लोग मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स और मनी और मैन ये सब कहते थे। मैनेजमेंट ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मैन पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, और फिर मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी ये 5th M बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। मन का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। मन का यदि हमने ठीक से नियमन कर दिया
नियंत्रित कर दिया तो हमारा स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में बहुत सुविधा होगी ऑन ए लॉन्ग रन। मेडिटेशन, मेडिटेशन तो अभी तो हमने कहा कि बहुत रिसर्च हो गई इसके ऊपर कि ध्यान के कारण बीपी भी कम होता है। मैंने कहा डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का रिसर्च के बारे में कहा। उसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च हुई। अभी तो माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, जैन मेडिटेशन के बारे में चर्चा होती है। तो मेडिटेशन के बहुत सारे उपयोग है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विलिटी उससे बढ़ती है। जापान में जैन साधु लोग जब ध्यान कर रहे थे तो न्यूरो साइकेट्रिस्ट लोगों ने ईजी मशीन लगाया। ईजी मशीन लगा करके उन्होंने देखा क्या होता है। तो पहले उन्होंने देखा कि जब इनका ध्यान शुरू हुआ जैन साधुओं का, तो वहां पर ग्राफ में उन्होंने देखा कि 10 से 12 साइकिल्स पर सेकंड की अल्फा वेव्स आई। फिर और जब ध्यान गहरा हुआ तो देखा वही जो 10 से 12 साइकिल पर सेकंड के बदले 8 to 10 साइकिल्स पर सेकंड की अल्फा वेव्स आई। और भी जब गहरा ध्यान हुआ तब उन्होंने क्या देखा ग्राफ में ईजी मशीन के द्वारा, 6 to 7 साइकिल्स पर सेकंड ऑफ थीटा वेव्स ये आ गई। और थीटा वेव्स दैट दे डिनोट ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, मन की प्रशांतता का सूचक है। जब थीटा वेव्स आपके माइंड में चलती है, ब्रेन में, तब समझ जाने मन प्रशांत हो जाता है। तो जब मन प्रशांत होता है तो ब्रेन में थीटा वेव्स आती है। ये थीटा वेव्स कैसे आई? जैन साधु ध्यान के गहरा जब ध्यान किया तब आई। तो ध्यान और प्रशांतता, ट्रैंक्विलिटी, बिना ट्रैंक्विलाइजर के भी आप ट्रैंक्विल बन सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, ये प्रमाणित किया गया। और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 योगास, स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. तो प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। ये कैसे हो सकता है? बाह्य अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? 4 योगों के द्वारा, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। राजयोग मतलब पतंजलि योग सूत्र में कहा, राजयोग की बात स्वामी विवेकानंद ने राजयोग जो किताब लिखी है, पुस्तक में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में पतंजलि योग सूत्र का उन्होंने अनुवाद किया है विथ कॉमेंट्री। तो ये पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम भी 5 है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग, ये राजयोग है। हम उसको ऐसा कह सकते हैं, संक्षेप में कहें तो नैतिक नियमों का पालन करके नियमित रूप से ध्यान करना, यही राजयोग है हमारे लिए, एक आधुनिक मानव के लिए, सरलता पूर्वक समझने के लिए। दूसरा है भक्ति योग, प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब भक्ति योग के अंतर्गत आता है। मुख्य बात है ईश्वर को प्रेम करना। ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि हम ईश्वर की ओर 1 कदम आगे बढ़ेंगे, ईश्वर हमारी ओर 10 कदम आगे आएंगे खुद। तो ईश्वर से प्रेम करने से कभी भी उनको पछतावा नहीं होगा। कई लोग, युवा लोग पछताते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, रोते हैं। तो उनको यही कहते हैं कि भाई, स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कह दिया, प्रेम योग नाम की किताब है, रिलीजन ऑफ लव, उसमें कहा देयर कैन नॉट बी इन्फिनिट लव बिटवीन 2 फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम, देयर मूड्स आल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम, बोथ गोइंग टुवर्ड्स डेथ। 2 सीमित व्यक्तियों के बीच में कभी असीम प्रेम नहीं हो सकता, और दोनों का मूड चेंज हो रहा है। दोनों का मूड भी चेंज हो रहा है और दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनके बीच असीम प्रेम कैसे होगा? 2 सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम नहीं होता। तो असीम प्रेम किसके साथ हो सकता है? असीम आत्मा और असीम परमात्मा, ये दोनों के बीच का प्रेम ही असीम प्रेम हो सकता है। ये प्रेम योग के नाम के ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो ये प्रेम योग, ये है भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। तो भक्ति योग हुआ। फिर ज्ञान योग।
ज्ञान योग में हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में पहले जानना, फिर उस पर चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो मैं कौन हूं? क्या मैं देह हूं? नहीं। मैंने कहा कि मेरा देह आज ठीक नहीं है, आज मेरे देह में बहुत दर्द है, मेरे शरीर में दर्द दर्द हो रहा है, इसका मतलब शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या मैं मन हूं? नहीं, आज मेरा मन बहुत खराब है। तो मेरा मन मतलब मन में नहीं हूं। तो मैं बुद्धि हूं? नहीं, मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि। तो क्या मैं अहंकार हूं? नहीं, मेरा अहंकार बहुत है, मैं दिखा दूंगा बाद में। तो अहंकार भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? इन सब के परे चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। मैं वही सच्चिदानंद रूप ब्रह्म हूं, वही आत्मा हूं। ये मेरा सच्चा स्वरूप है। और उस जीवात्मा के पास ये शरीर और मन, ये उसकी इंद्रियां और ये सब कार्य करने वाले हैं। तो यह उसके ऊपर चिंतन करना, ये ज्ञान योग है। अपने स्वरूप का चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। या इसको आधुनिक भाषा में आधुनिक मानव के लिए इतना कह सकते हैं कि भाई अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ करके उस पर चिंतन करना, उसको व्यवहार में लाना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, पॉजिटिव थॉट्स वाली किताब पढ़ना। ये भी ज्ञान योग का एक हम पर्याय कह सकते हैं, कि जिससे हमारी नेगेटिविटी चली जाए। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स वाली किताबों को पढ़ करके उस पर चिंतन करना, ये भी एक ज्ञान योग का एक पहला स्टेप हो सकता है, प्राथमिक, खास करके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। फिर कर्म योग या सेवा योग। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। अनसेल्फिशनेस द टेस्ट ऑफ रिलीजन। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही, एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड। एट लॉन्ग लास्ट, अभी नहीं एट लॉन्ग लास्ट यू विल अंडरस्टैंड that the best way to become happy is to see that others are happy, and the best way to get peace of mind is to pray for others peace of mind. अपने आप को सुखी बनाने का सबसे बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा तरीका क्या है? दूसरे सुखी हो उसका प्रयत्न करो, अपने आप सुखी हो जाओगे। थोड़ा सा करके देखो। स्वामी जी ने कहा, शरद चंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि आप में इतनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है, कितनी आप में तो कितना विल पावर है, कितनी मानसिक शक्ति है, इसका सताज भी हम में होता तो हम धन्य हो जाते। स्वामी जी का तुमको शॉर्टकट बताता हूं, बताऊं? दूसरों के लिए, कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सोचना शुरू कर दे, और थोड़ा सा भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना शुरू कर दे। देखा, इतनी शक्ति मन में आएगी तो संभाल नहीं पाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी। निस्वार्थ कार्य, निस्वार्थ सोच, निस्वार्थता, ये बल प्रदान करने वाली है। तो जितना हम दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे, उतना हमारा ज्यादा कल्याण होगा। दूसरे का दुख दूर करने के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा दुख दूर होता है। दूसरों के मन में शांति है, उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं, पहले हमको शांति मिलती है। शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ तरीका है दूसरों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए स्वामी जी कहते थे, राजयोग ग्रंथ में कहा है कि जब भी अपनी साधना प्रारंभ करो तो सबसे पहले ये प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख प्राप्त न हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी अच्छाई को प्राप्त करें, किसी को दुख प्राप्त न हो। ऐसी भावना और ऐसी प्रार्थना निरंतर करते रहने से, और दूसरों की थोड़ी सी भी सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न, बदले की आशा के बिना, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे तो भी हमारे मन का स्ट्रेस दूर हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का श्रेष्ठ तरीका सेवा योग बताया स्वामी विवेकानंद ने। ये चारों योग हमारे लिए बहुत महत्व के हैं। दैनिक जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रिवेंटिव मेजर के रूप में जब हम ये रोज प्रतिदिन थोड़ा ध्यान करेंगे राजयोग, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे भक्ति योग, प्रतिदिन पॉजिटिव थॉट्स वाली किताबें पढ़ेंगे ज्ञान योग, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हम निस्वार्थ सेवा का कार्य करेंगे। जो भी काम हम करते हैं, जो हमारा, उसको स्वधर्म मान के करें, कर्तव्य कर्म मान करके करें, ईश्वर का मान करके करें, और उसका फल भी ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वो कर्मयोग बन जाएगा। और कर्मयोग कभी हमको दुख नहीं देगा, बल्कि हमें शांति प्रदान करेगा। हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट उससे कम हो जाएगा, आनंद आएगा। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो अपने आप आनंद आता है और बल प्राप्त होता है। तो ये चार योगों की बातें स्वामी विवेकानंद ने की है। फिर लाइफ मैनेजमेंट में, जैसा मैंने कहा कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है ये प्राप्त करना।
इसको अब आधुनिक भाषा में SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। फिर टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग प्रायोरिटीज इन लाइफ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मैंने बस समझा दिया। फिर मैनेजमेंट ऑफ माइंड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA, डेवलप PMA, अवॉइड NMA। तो ये कैसे आएगा? जिनके पास जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उनके साथ रहना, ज्यादा से ज्यादा उनकी कंपनी में जाना। NMA वालों से रहोगे तो NMA आएगा। पिछले लोग इतने नेगेटिव माइंडेड रहते हैं, वो सब हमेशा बोलते हैं दुनिया खत्म हो गई, ये बिल्कुल बेकार है, ये भी बेकार है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव। तो उनके पास बैठने से आपको भी लगेगा नहीं नहीं, ये सब कुछ जीना जीना बेकार है। ऐसा वो इतना डिजीज जो है, इतनी संक्रामक है वो रोग नेगेटिविटी का। इसलिए जो सकारात्मक विचार रखते हैं उनका उनका संग करना चाहिए, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कंपनी ऑफ पीपल विद PMA, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, ब्रिंग इन पैराडाइम शिफ्ट, ये पूरा आपका मन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव थॉट्स वाली किताबें, एक छोटी सी किताब है स्वामी विवेकानंद की, थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार। एक वाक्य आप पढ़िए, देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है। जस्ट गो टू बेड विथ वन थॉट, ट्रेमेंडस पावर विल कम। बहुत आपका स्ट्रेस लेवल पूरा कम हो जाएगा। एक थॉट, पॉजिटिव थॉट कैन कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। एक वन नेगेटिव थॉट कैन ब्रिंग इन डिजास्टर इन लाइफ, एक नेगेटिव थॉट। और एक पॉजिटिव थॉट रिवर्स वे पूरे जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत यूजफुल होगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ माइंड में एक और है साइंटिफिक मेथड, RET, रैशनल इमोटिव थियरी। ये साइंटिफिक मेथड है, ये डेवलप किया था साइकोलॉजिस्ट एलिस एल्बर्ट ने। उसमें ये पूछा जाता है कि कोई भी आपको मान लो चिंता सता रही है, साइकोलॉजिस्ट कहा कि हमारी हमारे सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ है, नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती है, स्ट्रेस क्यों आता है, तनाव क्यों आता है? या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, जिसको सोचने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी अभी जो दूध मान लो नीचे गिर गया तो काम आने वाला नहीं है, तो उसके बारे में रोने से क्या फायदा। दूसरा है भविष्य की चिंता। साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग, रिसर्च करके देखा कि 90% द वरीज ऑफ द पीपल आर इमेजिनरी, काल्पनिक, होता नहीं है वो। अरे ऐसा होगा तो, फिर उसको उसके बाद और आगे बढ़ा करके, अरे फिर उससे ऐसा होगा तो, फिर उसके बाद वो ऐसा होगा तो, अच्छा फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो। बाद में देखा गया कुछ होता नहीं है ऐसा, पर वो कल्पना में हम पूरा हवा खड़ा कर देते खुद ही। इट इज ए सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिएटेड वरी। 90% द वरीज आर इमेजिनरी, केवल काल्पनिक है, कभी आती नहीं वो सिचुएशन। तो भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, यही प्यारे जीने की कला। और फिर भी कोई आपको एक विचार ऐसा आ रहा है जो सता रहा है, तो आप उसको ये क्वेश्चन पूछिए, इज इट रियली सो? आपके लड़के को 12th में अच्छे परसेंट नहीं मिले, बस बस अब उसके लड़के का तभी अभी करियर डेवलप नहीं होगा और मेरी भी जिंदगी बेकार चली गई, उससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूंगा। या लड़का सोचता है मेरे करियर डेवलप नहीं गया, मैं सुसाइड करूंगा, ये नेगेटिव थिंकिंग है। या सचमुच में ऐसा है? अच्छा मान लो 12th में कम परसेंट मिले हैं तो दूसरा कोई चारा नहीं है। मान लो आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है तो आप आयुर्वेद में जा सकते हैं, होम्योपैथी जा सकते हैं, नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, भले एलोपैथी डॉक्टर न बन सके। तो इज इट रियली सो? ये एक प्रकार का हम रैशनल थॉट हम करते नहीं है, उसको पुश करना चाहिए। उससे हम लोग को पता पड़ेगा अधिकांश जगह ना, इट इज नॉट रियली सो। हम मन में ही मन में सोचते थे कि याद ऐसा हो जाएगा, यदि 12th में अच्छे परसेंट नहीं मिले हैं अभी मेरे को, तो मेरा करियर अभी डेवलप नहीं होगा और मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मेरा जीवन बेकार चला जाएगा, और मेरे जीवन में सब विफलता ही विफलता रहेगी। ये सब थॉट्स आ जाते हैं, वो नेगेटिव है। नेक्स्ट, तो मेडिटेशन की बात में हमने कही, एक्सेलेंट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ उससे आता है, माने शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। फिर हमारे जो हमने EQ की बात कही, हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करने की हमको शक्ति आ जाती है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने जैसा कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विलिटी आती है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी हमारे जो जो हमारे संबंध है, आपसी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो भी अच्छी हो जाती है। इंट्यूटिव पावर भी बढ़ जाता है, उसके कारण हमारे इंट्यूटिव पावर बढ़ता है, उसके कारण हमारी इफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमारी एक्सेलेंस भी आ जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 योगास इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा हमने कहा,
राजयोगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, भक्ति योग, लविंग द हाईएस्ट, इन्फिनिट एंड अनसेल्फिश लव, कर्म योगा, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, ज्ञान योगा, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स एंड नोइंग अवरसेल्व्स। तो स्ट्रेस कैन बी बेटर प्रिवेंटेड देन क्योर्ड। ये हमने कहा कि भाई बेस्ट यही है कि आपको स्ट्रेस आए उसके पहले ही इसको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही स्ट्रेस ना आए जीवन में, उसके लिए हमने जो मेथड बताया उसको हमको फॉलो करना है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, इसको यदि हम मन में रखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेस अपने आप निकल जाएगा। मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ 4 योगास आर परमानेंट सॉल्यूशंस टू स्ट्रेस। तो आपको यदि दीर्घ काल तक ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए ये 4 योग समय अपने दैनिक जीवन में करने से दैनिक जीवन में शांति मिलेगी और शाश्वत शांति भी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समय थोड़ा सा बहुत कम बचा है, फिर भी जल्दी से हम लोग वी विल गो थ्रू द मंत्रास ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, A to Z सब लोग ABCD सबको मालूम है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो ए इज एनालाइज एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। पहले एनालाइज करो प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा 90% वरीज आर इमेजिनरी, तो तुरंत वो एनालिसिस करने से पता लग गया इज इट रियली सो, तो लग जाएगी उसमें बहुत सारी वरीज तो है ही नहीं, बेकार है। फिर जो है मान लो सचमुच में कुछ वरी ऐसी है कि सचमुच में कुछ समस्या आने वाली है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। इफ यू हैव सॉट सम पर्सन इन योर लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू एक्सेप्ट और एडजस्ट। जो है सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लो, स्माइलिंगली एक्सेप्ट कर लो। वॉट एवर यू कैन चेंज यू चेंज, इफ यू कैन नॉट चेंज यू एक्सेप्ट, बाइट एज मच एज यू कैन चूज। कभी हम लोग इतना सारा काम एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद में फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो जितना हम चबा सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। तो इसीलिए जितना एक वन डू वन थिंग एट अ टाइम। अभी कोई कोई विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, इनका भी इंटरेस्ट दे देते, उसका भी इंटरेस्ट दे देते, उसका भी इंटरेस्ट दे देते, और किसी में फेल, सब में फेल होते क्योंकि इतना सारे एक साथ प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो पहले अपना थिंकिंग क्लियर करो, क्या करना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, प्योर साइंस में जाना है, उसके अनुसार उसमें डीप तुम जाओ। तो ये करने से वो सब एक साथ इतना सारा काम ले लेने से ये काम तो बढ़ेगा ही, उसके ऊपर से वरी भी बढ़ेगी और स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी उसकी असर होगी, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर असर होगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ जाए, हमारे जीवन में निराशा हताशा आ जाए, तो हमारे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स अभी भी हैं एज ऑन टुडे, उसको लिखना चाहिए हमारे जीवन में। बिग हम ग्रेटफुलनेस, हम किसके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता किस किस चीज के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता है, उसका लिस्ट बनाओ। काउंट योर ब्लेसिंग। हमारे पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है। कितने सारे लोगों के पास एक ही कान है, एक ही हाथ, एक ही पैर है। आर वी बेटर? अच्छा अभी भी जी रहे हैं, कितने तो मर गए। वी आर स्टिल अलाइव आफ्टर कोरोना। 2 बार कोरोना आया, तीन तीन वेव आई, फिर भी हम जिंदा है। इससे पॉजिटिव थिंग इसे करते, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो जैसे हनुमान चालीसा बनाते हैं, ऐसा अपनी खुद की चालीसा बनाओ। 4 ऐसे गुण बताओ जो कि आपकी स्पेशलिटी है। पहले तो मिलेगी नहीं एक भी, धीरे धीरे करो कि हाँ इतना तो है, इतना तो है, इतना तो है। एटलीस्ट आई हैव गॉट समथिंग टू ईट एवरी डे। थोड़ा सा एक टाइम को भोजन मिलता है ना, 2 टाइम भोजन मिलता तो आप पूरे, आप तो बादशाह हैं। बहुत कम लोगों को 2 टाइम भोजन मिलता है। 80% लोगों को ही भोजन मिलता है, 20% लोगों को तो एक ही बार खाना मिलता है। तो आपको 2 बार खाना मिलता है, लिखो 2 बार खाना मिल रहा है मुझे। तो ऐसा करते करते काउंट योर ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आएगी। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगुस्त अकर्मणि। हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कहते गीता में, तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तू अपना कर्म किए जा, फल अपने आप आएगा। फल की पर दृष्टि तुम्हारी नहीं रहनी चाहिए। हमारा कार्य क्यों अच्छा नहीं होता है, जब हम फल की चिंता करते हैं तो उसके कारण स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का एकमात्र कारण, हम लोगों ने 12th साइंस के स्टूडेंट के लिए अलग से स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमने प्रोग्राम किया। मैंने कहा कितने लोगों को स्ट्रेस, हाथ ऊंचा करो। कितना है, बोले बहुत है। फिर आखिरी में पूछा स्ट्रेस कुछ कम हुआ, बोले पूरा चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ स्ट्रेस आता क्यों है। तो कोई बता नहीं, मैं बोले बता दूं। स्ट्रेस आता है जब फल की चिंता करते, हाय हाय क्या होगा, हाय 90% मिलेगा कि नहीं, हाय ये होगा। हाँ बोले बात तो सच है। तो यही तो बात गीता में कही है कि फल की चिंता मत करो, कर्म में लग जाओ।
इफ यू डू योर बेस्ट, बेस्ट रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम अपने आप। कैन यू डू बेटर देन बेस्ट? डू बेटर देन बेस्ट। जितना तुमसे हो सके, अभी 24 घंटे में 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो, उससे चक्कर ज्यादा कर सकते हो उसको करो, फिर रिजल्ट जो आएगा उसको करो, तुमको सेटिस्फेक्शन रहेगा, भले 90% आया कि नहीं, मैंने अपना पूरा का पूरा अपना परिश्रम किया है, बाकी का भगवान के हाथ में। तो डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। कोई भी सिचुएशन आएगी उसको यही हम कर क्या, व्हाट बेस्ट वी कैन डू, जो है सिचुएशन एक्सेप्ट कर लो। मैंने अपना प्रयत्न किया, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में मेरे से जितना बनता था मैंने किया, जो बाद में है, जो रिजल्ट है मुझे स्वीकार है। क्यों? मुझे मालूम है मंगल में प्रभु मेरा सब समय मंगल करेंगे। एंजॉय द गेम ऑफ लाइफ। ये पूरी जीवन है वो गेम है, एक ड्रामा है। तो कभी कभी करुण सीन आते हैं, कभी ये होता है, इसको ड्रामा के समान देखो, गेम के समान देखो, कभी हार होती कभी जीत होती। डोंट गिव टू मच ऑफ दिस वन, सीरियसनेस नहीं। फॉरबियरेंस, फॉरबियर, सहन करो सहन करो सहन करो। माँ शारदा देवी कहती थी, एक शब्द है, एक अक्षर, सब अक्षर एक एक बार है, क ख ग, एक अक्षर 3 बार आते हैं, स सहन करो सहन करो सहन करो। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। सहन शक्ति एक बहुत बड़ा गुण है। आज परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं उसका एकमात्र कारण सहन शक्ति का अभाव। फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो हुआ सो भूल जाओ, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। और ज्यादा किसी के ऊपर ये मत रखो, क्षमा कर दो। क्षमा जैसा, इसीलिए जैन लोगों में बहुत अच्छी एक बात है, मिच्छामि दुक्कड़म, बस मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ, खत्म करो उस बात को, और हमारी वैमनस्यता को खत्म कर दो। मुच्छामि दुक्कड़म। फेस द ब्रूट्स, समस्याओं का बहादुरी पूर्वक सामना करो, बंदरों का सामना करो, कठिनाइयों का सामना करो। स्वामी विवेकानंद जब बनारस गए थे, तो दुर्गा मंदिर से जब वापस लौट बाहर निकल रहे थे, तो कुछ बंदर काले मुंह वाले बड़े बड़े पीछे लग गए। अब क्या करे, स्वामी जी तो घबरा गए, दौड़ने लगे, तो आगे स्वामी जी दौड़ रहे, पीछे बंदर दौड़ रहे। अब एक तरफ तालाब था, दूसरी तरफ बड़ी दीवार थी, तो कहीं जा भी नहीं सकते थे। दौड़ते दौड़ते थक गए, अब क्या करेंगे। एक बूढ़े सन्यासी ने जोर से पूछ चिल्ला कर कहा, डरो मत, बंदर का सामना करो। जैसे ही स्वामी जी ने सुना, तो स्वामी जी खड़े हो गए और पीछे मुड़कर देखा, उनके हाथ में जो डंडा था ऐसा घुमाया, सब बंदर भग गए। फिर स्वामी जी ने अमेरिका के लेक्चर में कहा था, दैट डे आई लर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज दैट? फेस द ब्रूट्स। पशुओं का सामना करो, बंदरों का सामना करो, कठिनाइयों का सामना करो। हमारे जीवन में कई बार कठिनाई आती, तब हम डर जाते हैं। जितना हम डरेंगे, कठिनाई हमको और डराएगी। और जब हम कठिनाइयों का सामना करेंगे बहादुरी पर, कठिनाइयां भाग जाएगी। तो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन विल ऑलवेज ब्रिंग मिजरी। हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी कभी निराशा कब आती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तब हमारे जीवन में दुख आता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन उसको नहीं रखना चाहिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्य ही परमम सुखम, भागवत की बात है, श्रीमद् भागवत। आशा ही हमको निराशा में परिवर्तित हो जाती है। जहां निराशा है, वही हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तो ये आशा एक्सपेक्टेशन, ये उस दुख का कारण होती है। होल्ड ऑन, डू नॉट क्विट। तो हमको हार स्वीकार नहीं करना है, डटे रहना है मैदान में। इंट्रोस्पेक्ट, इज इट रियली सो, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा ये है, एनालाइज करो, सचमुच में ऐसा है? तो 90% वरीज आर इमेजिनरी, तुरंत पता लगे नहीं नहीं भाई, ये तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये जबरदस्ती मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे। फिर जब मंत्र जाप से बहुत शक्ति आती है, जब हमारे जीवन में कठिनाई आए, तो भगवान के नाम में अमोघ शक्ति है। भगवान के नाम का मंत्र जाप करने से काफी शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। कीप स्माइलिंग। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डिस्पॉन्डेंस इज नॉट रिलीजन, वॉट एवर एल्स इट मे बी, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। किसी भी प्रार्थना के बजाय आप यदि हमेशा आनंद में रहें और स्माइल करते रहें, स्मित करते रहें, तो उससे ज्यादा आप भगवान के पास पहुंचेंगे। लेट द डॉग्स बार्ग। क्या होता है, कभी कभी हम पर कई
आलोचना जब होती है तब हम लोग विचलित हो जाते हैं, इसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में कहा। तो स्वामी विवेकानंद उसके लिए बताते हैं, लेट द डॉग्स बार्क। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आप भी उसके अनुसार जाते रहिए, नेग्लेक्ट देम। आप उसको महत्व देंगे तो और वो आपको और उकसाएंगे। आप अपने आगे जाते रहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, किसी ने बहुत गाली दिया तो भगवान बुद्ध के ऊपर कोई असर नहीं और शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा भाई तुम यदि मेरे लिए कुछ मिठाई लाओ, मैं ना दूं तो किसके पास रहेगी? बोले मेरे ही पास रहेगी। बोले इसी प्रकार से तुमने गालियां मेरे लिए लाया, मैंने नहीं लिया, तो अभी तुम्हारे पास ही रह गई गालियां भी। तो लेट द डॉग्स बार्क। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके जा पर उनको मत बोलना तुम कुत्ते हो, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मन में सोचो ये लोग कुत्ते भौंक रहे हैं। नेवर एक। फिर मेडिटेशन, हमने ध्यान का सब बताई, ध्यान कितना महत्व का है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, कई लोग म्यूजिक की कैसेट लगा करके मेडिटेशन, बहुत अच्छा है। संगीत भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। नेवर एक्सपेक्ट, मैंने कहा एक्सपेक्टेशन विल ऑलवेज ब्रिंग मिजरी। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नियमितता बहुत आवश्यक है। अपने पेपर्स को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमारी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, टाइम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पी फॉर प्रेयर। प्रेयर, प्रार्थना एक बहुत बड़ा संबल बन सकती है। कभी भी दुख आए, बहुत कठिनाई आए, तो प्रार्थना में हमको शक्ति मिलती, प्रार्थना से मिलती है। और डेवलपिंग पीएमए, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत आवश्यक है, उससे बहुत फायदा होता है। क्विट बैड हैबिट्स, तो हमारी बुरी आदतों को हमको विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से उसको छोड़ देना होगा, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। रीड इंस्पायरिंग बुक्स, बहुत ये इतना महत्व का विषय है। कई हमारे पास केस स्टडी है जिसमें ये पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताब पढ़ने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद को हम खेतरी के माध्यम पूछा, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी इमीडिएटली तुरंत उत्तर दिया, स्वामी माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। जीवन संघर्ष है, किसके विरुद्ध? उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो हमको हमेशा दबा देना चाहती है। तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यदि जहां संघर्ष नहीं है वहां जीवन नहीं है, जहां जीवन है संघर्ष है, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और दूसरी बात है, द ग्रेटर द स्ट्रगल, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। जितना संघर्ष महान होगा उतना महान तुम्हारी सफलता रहेगी। यदि कम संघर्ष करोगे कम सफलता मिलेगी, ज्यादा सफलता चाहिए ज्यादा स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स, कई यूथ मुझे बोलते हैं, युवा लोग कहते हैं, भगवान ने मेरे को इतनी कठिनाई क्यों दी, मेरे जीवन को इतना इतना कठिन बनाया है। भगवान पार्शियल है, बहुत पक्षपाती है, मेरे पर ही बहुत सब कठिनाइयां दे दी है। मैंने कहा तुम ये बताओ, डू यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नहीं, आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इक्वेशन सुन लो, ऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो ऑर्डिनरी स्ट्रगल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल। अब बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू हैव टू फेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल। जितना संघर्ष महान होगा उतनी सफलता भी महान होगी। बट यू मस्ट कम आउट ऑफ इट। द ग्रेटर द स्ट्रगल, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। उसके संघर्ष करके बाहर आना पड़ेगा, तब आप महान बनेंगे। तो स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, दिस टू शैल पास। अब्राहम लिंकन हमेशा एक बोर्ड रखते थे, उसमें ये लिखा रहता, दिस टू शैल पास। बोले क्यों भाई ऐसा बोर्ड रखा? बोले देखो, कभी जीवन में मुझे सफलता मिलती है, मुझे अहंकार आ जाता है, मैं देखता हूँ भाई पीस टू शैल पास, ये रहने वाला नहीं। अब कभी जीवन में दुख आता है, असफलता आती है, दुखी हो जाता है, मैं पढ़ता हूं दिस टू शैल पास, ये समय भी नहीं रहेगा, फिर दूसरा समय आएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए संबल है, दिस टू शैल पास। वो द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। परिवर्तन ही सबसे अधिक यहाँ पर स्थायी चीज है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तित होगी, दुनिया परिवर्तित होगी, लोग परिवर्तित होंगे, हमारा जीवन परिवर्तित होगा। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अनसेल्फिशनेस इज की टू हैप्पीनेस, ये मैंने पहले ही बताया था। निस्वार्थता हमारे जीवन में आनंद लाने के लिए बहुत बड़ा एक संबल हो सकती है। वुडू रोज की मैंने बात कही। फिर वर्क इज वर्शिप, कार्य को पूजा में परिणत करो। एक्सरे मशीन इन द माइंड, विवेक बुद्धि जो है वही एक्सरे मशीन है, उसके द्वारा हम जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकेंगे
और उसके अनुसार उसके साथ हम डील कर सकेंगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। कई लोग भाग्य का बोले हमारा भाग्य ही खराब है, ये सब रोते धोते रहते हैं। स्वामी जी का नेवर डू लाइक दैट। क्यों? भाग्य नाम की वस्तु नहीं है, पर भाग्य किसने बनाया है? हमारे कर्मों ने हमारा भाग्य बनाया। इफ यदि मेरा वर्तमान मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ का फल है, मेरा वर्तमान का प्रारब्ध यदि मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ का फल है, तो मेरा भूत भविष्य का जो प्रारब्ध है मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित होगा। अतः भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो, अपने पुरुषार्थ के द्वारा भविष्य को बदलो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। और जैन मेडिटेशन की बात मैंने कही, जिसमें हम उसको आजकल माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं, जहां पर आप अपने आप को एक साक्षी के रूप में देखते हैं। तो हमने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की सब बातें देखी। ये तो बहुत बड़ा एक गहन विषय है और बहुत ही विस्तृत विषय है। हमने संक्षेप में देखा किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से हमारे जीवन में हमारी जो मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, और होलिस्टिक हेल्थ, हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट विल हेल्प अस इन हैविंग बेटर मेंटल हेल्थ